नर्सिंग केयर प्लान का कुछ सीक्रेट बताने वाली हूँ मैं आज आपको इस वीडियो में, जिसके बाद आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे एनसीपी बनाने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीपी की। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एनसीपी यानी कि नर्सिंग केयर प्लान होता क्या है। नर्सिंग केयर प्लान इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स द पेशेंट्स प्रॉब्लम्स एंड हाउ द नर्स विल मैनेज दैम। मतलब कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि डिस्क्राइब करता है कि पेशेंट की क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं और उसको नर्स कैसे मैनेज कर रही है। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत इजी ट्रिक्स बताने वाली हूँ, एनसीपी से रिलेटेड बहुत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो पूरी देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, जितने भी आपके कलीग्स हैं, उनको शेयर करना। चलिए अब जानते हैं पर्पस ऑफ एनसीपी। या एनसीपी शॉर्ट फॉर्म ऑफ नर्सिंग केयर प्लान। पर्पस क्या है इसका, हम क्यों बनाते हैं। हम जब नर्सिंग करते हैं इतने दुनिया भर के एनसीपीज़ हमने बनाए होते हैं, कोई गिनती नहीं है। एनसीपी बनाओ, एनसीपी बनाओ, एनसीपी बनाओ। तो वो बनाते क्यों हैं? तो इसका जवाब ये है, फर्स्ट इज़ टू आइडेंटिफाई द पेशेंट नीड्स। सबसे पहले जब आप पेशेंट की केयर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर पेशेंट को हेल्प की ज़रूरत है, क्या नीड है पेशेंट की। उसके बाद टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड केयर, मतलब कि हर इंडिविजुअल की, हर पर्सन की अलग नीड्स होती हैं। तो पर्टिकुलर पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग ही उनको केयर प्रोवाइड करना, जो भी प्रॉपर मैनेजमेंट एक प्लान करते हैं हम, वो उस पेशेंट को प्रोवाइड करना, उसके लिए हमें एनसीपी की ज़रूरत होती है। देन टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर टीम। अब देखो, जब आप एनसीपी बनाते हो कोई भी पेशेंट का, यानी कि उसकी जो भी नीड्स हैं उसको लेकर आपने पूरा नर्सिंग केयर प्लान बनाया है, तो कोई और स्टाफ भी जब उसको पढ़ेंगे तो देखते ही समझ आ जाएगा कि जिस पेशेंट का भी वो एनसीपी पढ़ रहे हैं तो उस पेशेंट को मेन क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें प्रायोरिटी में रखने की ज़रूरत है, उनको ठीक करने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, और पेशेंट को किस पर्टिकुलर केयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, जब नेक्स्ट स्टाफ ने वो हमारा एनसीपी भी देखा तो उन्हें चीज़ें क्लियर हो गई कि भी हाँ, इसमें ये लिखा है टू मेंटेन एयर वे, मतलब आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो जो भी पर्टिकुलर नीड है पेशेंट की वो क्लियर हो गई। तो एक तरह से कम्युनिकेशन का काम किया उस एनसीपी ने, वो पढ़ के एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई पेशेंट के बारे में कि उसकी क्या ज़रूरत है, अभी क्या उसे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पर्पस है टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। पेशेंट का आउटकम इम्प्रूव करना। ऑब्वियसली हम सारी मेहनत क्यों कर रहे हैं, एनसीपी बनाना, केयर प्रोवाइड करना, जो भी गोल क्या है हमारा वो आइडेंटिफाई करना, फिर उस गोल के अकॉर्डिंग हमें इंटरवेंशंस, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। हमारा जो पेशेंट को लेकर जो आउटकम्स है उनको इम्प्रूव करने के लिए, पेशेंट की तबीयत में सुधार लाने के लिए। अब ये देखिए, एक ट्रिक दी हुई है, आप कैसे याद रखेंगे ये पॉइंट्स, तो आप पिक याद रख लेना, उससे आपको ये याद हो जाएगा। पी से प्लानिंग, आई से इंडिविजुअलाइज्ड केयर एंड सी से कम्युनिकेशन। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पर्पस में लिखने ही लिखने हैं, और वाइवा में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वाइवा में भी आपको इनका ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं स्टेप्स की। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं और हमें स्टेप वाइज ही चलना होता है। आप लास्ट स्टेप को पहले वाले को बीच में, ऐसे आप नहीं कर सकते। स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ की मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगी और क्या मेन चीज़ें हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और आपको उनका ध्यान रखना है। तो वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेप्स की। एनसीपी के 5 स्टेप्स होते हैं, तो हम पांचों स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला स्टेप होता है असेसमेंट। देखो, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है सबसे पहले हम क्या करते हैं,
असेसमेंट, बिना असेसमेंट के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। पेशेंट आया, आप सीधा तो एडवाइस नहीं कर सकते हो कोई भी मेडिसिन या कोई भी पर्टिकुलर एडवाइस कि ऐसा करना वैसा मत करना, है ना। पहले आपको पूरी तरह से अच्छे से असेसमेंट करना पड़ेगा, पूरा हिस्ट्री कलेक्शन करना पड़ेगा कि कब से प्रॉब्लम है, कब ज़्यादा होती है, कब कम होती है, कैसे हुई, कोई दवाई तो नहीं ली, क्या खाया पिया क्या नहीं, और कितने साल से है। फिर फैमिली हिस्ट्री भी लेंगे, फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम, एक तरह से पूरा हिस्ट्री कलेक्शन, पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है और इन्वेस्टिगेशंस। अगर इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड टेस्ट वगैरह या जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत है वो नहीं हो रखे हैं तो वो करवाए जाते हैं, और हो रखे हैं तो उनकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक की जाती हैं। तो असेसमेंट में आती हैं ये सारी चीज़ें। अब जब आपने पूरी हिस्ट्री ले ली, सारी चीज़ें जान ली हैं पेशेंट के बारे में, टेस्ट वगैरह देख लिया, फिज़िकल एग्जामिनेशन कर लिया, उसके बाद बात आती है कि आपको आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना, वो भी देखो नर्सिंग डायग्नोसिस जो होते हैं एज़ पर नंदा ही आपको लिखने हैं। आई होप कि आपको नंदा के डायग्नोसिस के बारे में पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूँगी। अगर मैं इसमें बताने लगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो एज़ पर नंदा आपको आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू अस्थमा एज एविडेंस्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये 2-3 चीज़ें इसमें ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। एज़ पर नंदा ही आपको ये करना है, डायग्नोसिस बनाना है। ऐसे ही आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से वर्ड्स नहीं घुसा सकते। अब देखो, आप मेडिकल फील्ड में हो, आप नर्सिंग कर रहे हो, तो थोड़ा मेडिकल टच उसमें बनता है, ठीक है। तो एज़ पर नंदा आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने हैं, रिलेटेड टू और एज एविडेंस्ड बाय, ये चीज़ें भी उसमें इंक्लूड करनी है। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाई पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है और कैसे क्यों है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, दैट इज़ प्लानिंग। अब देखो, आपने असेसमेंट कर लिया, फिर आपने नर्सिंग डायग्नोसिस बना लिया। जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, अब आप क्या करोगे, प्लान करोगे, गोल सेट करोगे। अब जब आप गोल सेट करोगे तो आपको स्मार्ट, ये ध्यान रखना है, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है, एस से स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ठीक है। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ये 5 की वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। स्मार्ट गोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट विल मेंटेन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट विद इन 24 आवर्स। टाइम भी इसमें दिया है, ठीक है, स्पेसिफिक है बिल्कुल, और मेजरेबल है, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट हम चेक कर सकते हैं कि हाँ आप नॉर्मल लेवल में आ गया कि नहीं आ गया, और अचीवेबल भी है, रियलिस्टिक भी है। तो एक तरह से ये स्मार्ट गोल जो हम बोल रहे हैं, वो स्मार्ट गोल कैसा होगा, इस लाइन से आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ स्टेप इज़ इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें क्या होता है, परफॉर्म नर्सिंग इंटरवेंशंस, जैसे कि ऑक्सीजन लगाना, पोजीशन चेंज करना, गिव हेल्थ टीचिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि अब ये होगा कि किसी पेशेंट को जब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, तो हम बोलते हैं कि प्रॉप्ड अप पोजीशन प्रोवाइड कर दो पेशेंट को, है ना। फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कर दो। सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटाना है जिस पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। तो वो हमारा क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ। हमने इम्प्लीमेंट किया, क्या इम्प्लीमेंट किया, पोजीशन चेंज कराई। क्या चेंज कराई, एज़ पर नीड ऑफ द पेशेंट हमने पेशेंट की पोजीशन सुपाइन से फाउलर, सेमी फाउलर या फिर प्रोप्ड अप पोजीशन भी कह सकते हैं, हमने वो प्रोवाइड की पेशेंट को, या फिर ऑक्सीजन लगाया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इंटरवेंशंस आपने इम्प्लीमेंट कर दी। और आपको कौन सी नर्सिंग केयर पहले प्रोवाइड करनी है, कौन सी बाद में, वो आपको कैसे पता लगेगा, वो प्लानिंग से, ठीक है। तो प्लानिंग सिर्फ एक थर्ड पार्ट नहीं है, थर्ड स्टेप नहीं है, वो एक थ्रू आउट प्रोसेस है।
ठीक है। उसके बाद फिफ्थ लास्ट स्टेप जो है वो है इवैल्यूएशन का। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। आप मुझे कमेंट करके बताना, बहुत टाइम पहले ना एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया हुआ था मेरे पास इंस्टा पर कि मैम इवैल्यूएशन लिखना हम भूल गए, नर्सिंग केयर प्लान बनाया था एनसीपी जो बनाया उस पर इवैल्यूएशन पार्ट हम लिखना भूल गए, मतलब याद ही नहीं रहा, तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे। तो उसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। अब देखो वो तो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है कि वो आपको मार्क्स दें ना दें। ये भी हो सकता है कि वो ये सोच लें कि भैया स्टूडेंट को एटलीस्ट ये 4 स्टेप्स तो पता हैं। ये भी हो सकता है कि जल्दबाजी में भूल गए हो आप। ये भी हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हुई तो आपने सोचा दूसरा क्वेश्चन और थोड़ा सा अटैम्प्ट कर दूँ, कुछ उसमें नंबर मिल जाएंगे कुछ इसमें, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है ना, या टाइम ओवर हो गया इसलिए आप नहीं लिख पाए वो। लेकिन अगर आप ये कहो कि आप आंसर कर रहे हो और आप इवैल्यूएशन बिल्कुल ही स्किप कर रहे हो, हर एनसीपी से आप स्किप कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि इवैल्यूएशन भी डालना है, तो भाई मेरी तरफ से तो बिल्कुल 0 या फिर 1 नंबर मिलेगा। क्योंकि आप जो सारी चीज़ कर रहे हो, देखो हम क्यों कर रहे हैं, पेशेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए। जब आपको यही नहीं पता कि आप नर्सिंग केयर क्यों कर रहे हो, नर्सिंग केयर प्लान आप जो बना रहे हो वो क्यों बना रहे हो, तो आपने जो नर्सिंग केयर प्लान बनाया है वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं, वो आपको कैसे पता लगेगा, इवैल्यूएशन से ही पता लगेगा। जब आप इवैल्यूएशन ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने जो नर्सिंग केयर प्लान दिया है, इम्प्लीमेंट की हैं जो इंटरवेंशंस, वो इफ़ेक्टिव थी या नहीं थी, पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इसीलिए इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये देखने के लिए कि जो भी आपने गोल सेट किया, जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशंस की हैं वो इनफ है या कुछ और सोचने की ज़रूरत है, या दोबारा से आपको पेशेंट को असेस करके दोबारा से नर्सिंग केयर प्लान बनाने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी सिर्फ़ और सिर्फ इवैल्यूएशन से। तो ये बिल्कुल मस्ट है लिखना, मस्ट है बताना, और बिल्कुल मस्ट है प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करना। आई होप कि आपको ये स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब एक ये छोटी सी ईजी सी ट्रिक है कि आप स्टेप्स को कैसे याद रखोगे। काफ़ी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टेप्स को आगे पीछे कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल इसी सीरियल से चलेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। फर्स्ट नंबर पे जो बताया है वो फर्स्ट पे ही लिखना है, सेकंड पे ही लिखना है। तो उसको याद करने के लिए आप एडपाई यूज़ कर सकते हो। एडपाई ये निमोनिक आप याद कर लो। असेसमेंट, डी से डायग्नोसिस, पी से प्लानिंग, आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड ई फॉर इवैल्यूएशन। एडपाई आप याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी, और स्टेप्स आप सीरियल वाइज लिख पाएंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनसीपी। किस किस टाइप के होते हैं ये। वैसे तो ये नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज पर्पस से पता होना चाहिए। देखो, फॉर्मल होता है जिसमें कि रिटन और डॉक्यूमेंटेड होता है। इनफॉर्मल जो कि नर्सेज के माइंड में चलता रहता है। आपने जैसे पेशेंट को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके आपके माइंड में आया होगा कि भाई हाँ, ये हमारा गोल होगा, ये इंटरवेंशंस हमें यूज़ करनी है, इम्प्लीमेंट करोगे, देन इवैल्यूएट कर लोगे। आप उसको लिख नहीं रहे हो एक एक चीज़, लेकिन आपके माइंड में वो है, ठीक है। देन स्टैंडर्डाइज्ड, सेम फॉर कॉमन कंडीशंस। कॉमन कंडीशंस के लिए सेम होगी, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन लगाना है, प्रॉप्ड अप पोजीशन प्रोवाइड करनी है, वो हो गई सेम स्टैंडर्डाइज्ड नर्सिंग केयर आपने प्रोवाइड की। फोर्थ वन इज़ इंडिविजुअलाइज्ड। हर पर्सन की बॉडी जो है अलग होती है, अलग तरह से रिएक्ट करती है, अलग नीड्स होती हैं, अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हर पर्सन के हिसाब से उसको इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइड करना, स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बेसिस पे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना और एनसीपी बनाना। तो ये थे टाइप्स ऑफ एनसीपी, दैट इज़ टाइप्स ऑफ नर्सिंग केयर प्लान। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो अब आप इस फॉर्मेट में देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हुआ है, हमने ले लिया अस्थमा पेशेंट का एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप असेसमेंट शॉर्ट में लिखा है, मैंने पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर्म में नहीं दिया है ये, ठीक है। सिंपल चीज़ें, बिल्कुल मेन कीवर्ड्स इसमें डाले हैं। सबसे पहले था असेसमेंट। असेसमेंट में क्या है, वीजिंग, डिस्निया, कफ, रेस्टलेसनेस, यही चीज़ें होंगी अस्थमा पेशेंट में।
तो वो हमने असेसमेंट में डाली। देन डायग्नोसिस, इसमें क्या है, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म मे बी वीजिंग एंड एसओबी। देन गोल, अब नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के बाद हमें गोल बनाना है। गोल हमारा क्या होगा, पेशेंट विल मेंटेन SpO2 अबव 95% विद इन 24 आवर्स। गोल सेट करने के टाइम पे मैंने आपको बताया था स्मार्ट गोल्स होना चाहिए। जो भूल गए वापस से बाद में वीडियो पूरी होने के बाद आप जाके देख लेना इसी वीडियो में। तो इसमें इसने बोला है कि SpO2 लेवल कितना मेंटेन करे पेशेंट, 95% से ज़्यादा, और टाइम भी होना चाहिए अबव 24 आवर्स। 24 घंटे के बाद पेशेंट में इतनी इम्प्रूवमेंट है कि SpO2 लेवल पेशेंट 95% से ज़्यादा मेंटेन करे। ये हमने गोल सेट किया। अब गोल के बाद हम क्या करेंगे, इंटरवेंशंस बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब इंटरवेंशंस क्या होंगी जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अस्थमा पेशेंट का हमने ये NCP बनाया है, तो ऑब्वियसली ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, तो उसके हिसाब से हाई फाउलर पोजीशन देंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, वाइटल साइंस चेक करेंगे, टीच पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको नहीं पता तो आप कमेंट करके बता देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी इसकी। ठीक है, देन इवैल्यूएशन, इसमें इवैल्यूएट क्या करेंगे, हम सैचुरेशन चेक करेंगे। सबसे पहले हमने जो गोल रखा था कि 95% से अबव होगी आफ्टर 24 आवर्स, तो वो हुई कि नहीं। ठीक है, तो उसमें अगर हमने देखा कि 97% हो गई, यानी कि इम्प्रूवमेंट हो गई है पेशेंट में। और जब पेशेंट से भी पूछेंगे कि उन्हें कुछ आराम लग रहा है कि नहीं, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही अब, और पेशेंट बोले कि नहीं पहले से अब आराम है, यानी कि वो भी इवैल्यूएशन का ही पार्ट है कि पेशेंट ने भी ये बताया है कि वो आराम फील कर रहे हैं, अभी सांस लेने में इतनी दिक्कत नहीं है या अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था NCP फॉर्मेट का। अब हम बात करेंगे कुछ इजी नोट्स की, जैसे कि एग्ज़ाम्स और MCQs में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इन शॉर्ट पता हो इन चीज़ों के बारे में। तो डेफिनेशन क्या है, रिटन गाइडलाइन फॉर पेशेंट केयर, बहुत शॉर्ट में बताया है। पर्पस क्या है, PIC जो हमने पहले पढ़ा था, प्लानिंग इंडिविजुअलाइज्ड केयर एंड कम्युनिकेशन, ट्रिक में पढ़ा था पिक, वही है ये। देन स्टेप्स हैं एडपाई, हमने पढ़े थे 5 स्टेप्स, उनका फर्स्ट लेटर लिया है ADPIE। देन टाइप्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्टैंडर्डाइज्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड। देन फॉर्मेट में क्या आएगा, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन। तो ये इजी नोट्स है, एक ही झलक में आपको वो सारी चीज़ें पता लग गई जो भी हमने अभी तक कवर की हैं वीडियो में। अब देखिए ट्रिक्स कि आप कैसे याद रखोगे। पर्पस कैसे याद रखने हैं, पिक, P से पर्पस, और पर्पस को याद रखने की ट्रिक भी P से है पिक। 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी, वही सेम इसमें आएगी। देन स्टेप्स एडपाई, गोल्स के लिए स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, वो हमने स्मार्ट वाला हमने पढ़ा था पूरा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। तो गोल्स में स्मार्ट याद रखना है, स्टेप्स में एडपाई एंड पर्पस में पिक। अगर आपको कंटेंट ये समझ आ रहा हो, वीडियो में कुछ समझ आया हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। इस इमेज में वही सेम चीज़ है जो हमने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशंस, इवैल्यूएशन, वो एक साइड में थोड़ा लगा के दिखाई थी। दोबारा से आप इसमें भी अच्छे से पढ़ सकते हो और साथ के साथ आपकी रिवीजन भी दोबारा हो जाए। अभी जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ लेकिन आपका ध्यान इस इमेज पर है। तो ये भी एक ट्रिक है मेरी कि आपको एक ही चीज़ 2-3 बार रिवाइज हो गई इसी वीडियो में, ताकि आपको याद रहे। अब कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे असेसमेंट डाटा में आपको लिखना है सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। अब वो नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं फॉर्मेट वाला पूरा, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन पूरा जैसे फॉर्मेट बना होता है ना, लाइनें लुइनें लगा लोगों के, ठीक है, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो आपको किस डायग्नोसिस पर चाहिए, किस प्रॉब्लम वाले पेशेंट के लिए चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस टॉपिक पर मैं आपको नर्सिंग केयर प्लान प्रोवाइड कर दूँगी। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं इन जनरल की कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। असेसमेंट डाटा में कलेक्ट सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा होता है जो पेशेंट हमें बताता है। जैसे पेशेंट ने बताया
कि उसे भूख नहीं लग रही। अब हम नहीं ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते कि उसे भूख लग रही नहीं लग रही। पेशेंट ने बताया तो पता लगा। पेशेंट ने कहा मेरे हाथ में दर्द है या पेट में दर्द है, हमें नहीं पता कि दर्द है कि नहीं, वो पेशेंट के बताने से पता लगा। और ऑब्जेक्टिव डाटा कौन सा होता है? व्हाट नर्स ऑब्जर्व्स, जो हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लो पेशेंट के हाथ या पैर में कहीं पे स्वेलिंग आ रही है, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाले पेशेंट में हम देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, थोड़ा देखने से पता लगता है, ठीक है, तो हमें पता लगेगा कि भाई पेशेंट को प्रॉब्लम लग रही है। तो जो चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं वो होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, और जो पेशेंट बताता है वो होता है सब्जेक्टिव डाटा। तो ये दोनों डाटा हमें डालना है असेसमेंट डाटा वाले पॉइंट में, कॉलम में। आफ्टर दैट नर्सिंग डायग्नोसिस, मैंने पहले भी बताया एज़ पर नंदा होने चाहिए ये। अच्छा, नंदा की फुल फॉर्म क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके। देखते हैं कितने लोगों को पता है नंदा की फुल फॉर्म। देन गोल्स और एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ये स्मार्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ स्मार्ट का क्या मतलब है। उस फॉर्मेट में आपका गोल लिखना है आपको। आफ्टर दैट इंटरवेंशंस, ऑलवेज राइट एटलीस्ट 3 to 5 इंटरवेंशंस, ठीक है। क्या नर्सिंग एक्शंस आप करने वाले हो, 3 से 5 आपको लिखने हैं। मैं तो कहती हूँ कम से कम 5 तो ज़रूर लिखो, बट मिनिमम 3 होने चाहिए। अब वो 3 प्रायोरिटी बेसिस पे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बिल्कुल लास्ट में घुसा देते ना, कुछ भी थोड़े आलतू फालतू के थोड़े बहुत रिलेटेड होते हैं जो पॉइंट्स, वो नहीं, ठीक है, वो मत लिखो। जो मेन स्पेसिफिक आपको लिखना है। देन रैशनल, कि आप क्यों, मस्ट एक्सप्लेन वाई फॉर ईच इंटरवेंशन। जैसे आपने प्रॉप्ड अप पोजीशन प्रोवाइड की पेशेंट को, क्यों, उसका रीज़न भी उसमें उस सेंटेंस में साथ में इंक्लूड करना उसके आगे। देन इवेल्युएशन, ऑलवेज राइट इफ गोल वॉज मेट, पार्शियली मेट और नॉट मेट। इवेल्युएशन में आपको क्लियर कट लिखना है कि भी जो आपने गोल सेट किया था वो आपको मिल गया, थोड़ा बहुत मिला यानी कि पार्शियली वाला, या फिर बिल्कुल भी नहीं, नॉट मेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इवेल्युएशन में लिखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जो इजी ट्रिक्स बताई हैं, कुछ आसान पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आसान तरीका बताया है कि आप कैसे इसको याद रख सकते हो, मेन चीज़ें क्या हैं क्या नहीं। तो अगर आपको टॉपिक क्लियर हो गया हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जल्दी ही उस पर वीडियो आएगी। एनसीपी के भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। इंस्टाग्राम पर जो मेरा पेज है इसी नाम से है, नर्सिंग ऑफिसर स्टडी, तो इसीलिए मैंने नर्सिंग केयर प्लान पर वीडियो बनाई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और इस इमेज में देखो गाइस कितनी अच्छी बात लिखी है, यू आर 1 स्टेप क्लोजर टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल नर्सिंग ऑफिसर, बिलीव इन योरसेल्फ। बिल्कुल सही बात है, खुद में विश्वास रखो तो कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप खुद में विश्वास रखोगे तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये गारंटी है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।